चलो देखो सामने बेटा, लास्ट क्लास में चैप्टर किया था हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिया, लेवरेजेस, और ये चारों एक ही चैप्टर थे। ये हमने कर लिया, ये वाला नहीं। अभी रेशियो नहीं किया है ना कैपिटल। अब आज मैं ये वाला चैप्टर शुरू करूँ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब एक ही चैप्टर है। ये यहाँ से यहाँ तक ये ठीक है, 8 से लेके 13 तक। तो अभी हम लोग आज ये वाला चैप्टर करेंगे, फिर इस पे आएंगे। तो अब हेडिंग बनाओ सब लोग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेडिंग लिखो सब लोग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लिखिए, चैप्टर का नाम है बेटा कैपिटल बजटिंग। किसी किसी बुक में कैपिटल बजटिंग होता है, कहीं कहीं लिखा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दोनों एक ही है। कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग या इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आधा चैप्टर यहाँ पढ़ोगे, आधा पढ़ना है फाइनल्स में, ठीक है। तो अब लिखो इसमें, सबसे पहले कंसेप्ट वन। कंसेप्ट वन, मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। लिखो बेटा, कैपिटल बजटिंग is a process of evaluating investment decision. Capital budgeting is a process of evaluating investment decision, like setting up of factory, installation of machine, investment of money in a project, etc. आगे लिखिए, कंसेप्ट टू, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये हो गया, कंसेप्ट वन लिख लिया सबने। अब लिखो टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग।
दो तरह की टेक्निक्स हैं बेटा, पहला ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। पहला ट्रेडिशनल और इसी को बोलते हैं नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। अगला है बेटा मॉडर्न या डिस्काउंटिंग टेक्निक। मॉडर्न और डिस्काउंटिंग टेक्निक। चलो ट्रेडिशनल के नीचे लिखो क्या क्या है इसमें। सबसे पहला है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। शॉर्ट में बोलेंगे ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा है बेटा पे बैक पीरियड। चलो इसमें लिखो, इसमें है पहला नेट प्रेजेंट वैल्यू। शॉर्ट में बोलते हैं NPV। अगला लिखो IRR, पूरा नाम पहले लिखो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR। तीसरा लिखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। शॉर्ट में बोलते हैं PI। अगला लिखो डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। चलो इसमें लिखो कंसेप्ट होगा 3, उससे पढ़ेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न।
डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ARR, या इसी को बोलेंगे बेटा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। चलो लिखो इसमें ARR इक्वल्स टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट या बेटा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नीचे लिखो वेयर एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बोलते हैं PAT। ये हो गया PAT ईयर 1 का प्लस PAT ईयर 2 का प्लस PAT ईयर N का डिवाइडेड बाय N ईयर। वेयर एवरेज इन्वेस्टमेंट is initial investment plus salvage value divided by 2। आगे लिखिए डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ ARR। डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ ARR। डिसीजन है बेटा हायर द बेटर। हायर द बेटर, जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है ARR। चलो हो गया। अब देखो एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ, ध्यान से बेटा आप सुनना। पहले मैंने कहा आधा चैप्टर यहाँ पढ़ोगे, आधा चैप्टर फाइनल्स में है। देखिए अब जरा क्या है ये चैप्टर।
बस एक मिनट बेटा, देखोगे तो समझ में आएगा क्या पढ़ने जा रहे हो। चलो अब देखो यहाँ सामने, देखो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये क्या है, अब पूरे फोकस के साथ सुनना, कुछ लिखना नहीं है, जब लिखना होगा तो मैं बताऊंगा। हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, देखो अब इसको तो भूल ही जाओ, ये ऐसे लिखा जाता है, इसका चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या नाम है बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले फैसला कैसे लिया जाए। समझ आया? बताओ, गलत जगह पैसे लगा दिए तो बाद में क्या कर सकते हैं, खाली अफसोस। ठीक है, फैसला तो पहले करना होगा ना कि पैसा लगाएं कि न लगाएं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें ये बताता है, अगर आपको पैसे अपने इन्वेस्ट करने हैं, चाहे आप कोई फैक्ट्री डालने का सोच रहे हो, कोई फैक्ट्री डालना चाह रहे हो, या किसी के पास पैसे पड़े हैं, कहता है एक जेसीबी मशीन खरीद के किराए पे दे देते हैं, कमाएगी कुछ पैसा उससे आएगा, है ना। या आप पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी और प्रोजेक्ट में, तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि हमें फैसला कैसे लेना चाहिए, हाउ टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। समझ आए? तो ये है चैप्टर का नाम, कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, अब बताओ बेटा क्या पता चलेगा इस चैप्टर से हम लोगों को, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम कैसे डिसाइड कर लें कि हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। मतलब हम कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे सीखेंगे, उस कैलकुलेशन में अगर हमें फायदा दिखेगा तब तो हम पैसे लगाएंगे, और नुकसान दिखेगा तो पैसे नहीं लगाएंगे। बताओ पहले सब लोग यहाँ तक समझ में है? इसीलिए आधा चैप्टर यहाँ पढ़ाया जाता है, आधा चैप्टर फाइनल्स में पढ़ाया जाता है। आगे चल के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे ना आप लोग के पास, हेल्प मांगने के लिए, सलाह मांगने के लिए, पैसे लगाएं कि न लगाएं, तो हम लोग इन्हीं सब टेक्निक के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि उनको क्या सजेशन दें, पैसे लगाएं कि न लगाएं। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम हम अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को कैसे इवेलुएट कर पाए। इवेल्युएशन मतलब ये कैलकुलेट करना कि उसमें प्रॉफिट है या उसमें लॉस है, कैसे निकालें। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है वो आप सीखोगे किस चैप्टर में, कैपिटल बजटिंग चैप्टर में। पूरा नहीं, आधा अधूरा जितना सिलेबस में है। तो कहीं भी पैसे लगाने से पहले कैसे डिसाइड कर लें, कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है, वो टेक्निक हम लोग सीखने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग चैप्टर में। बताओ इतनी बात समझ में आई सबको? अब आगे सुनो, देखो बेटा, तो इसके लिए हम लोग के पास ये थोड़ी सी टेक्निक यहाँ पे लिखी है। देखो कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, मतलब पुराने जमाने की ये दो टेक्निक, और कुछ अब धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं ये टेक्निक्स। तो ये पढ़ना है, इसके बाद भी चार पांच चीजें और पढ़नी है, तो वही मैं एक एक करके आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि क्या क्या है टेक्निक। अब बताओ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या हो गया बेटा, कहीं भी पैसे लगाने से पहले हम कैसे पता करें कि हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, है ना। उसकी क्या क्या टिप्स हैं, तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे सिखाएंगे कि इनके बेसिस पे डिसाइड कर लो कि पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, तो कितने टाइप की टेक्निक हुई, पहली ट्रेडिशनल टेक्निक और दूसरी, ठीक है अब सुनो, बताओ मुझे, सब लोग बताओ, मान लो अकाउंट्स की क्लास में हो, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या पढ़ते थे, डेटर डेबिट टू सेल्स। मान लो मैंने आपको 1 लाख रुपए का सामान बेचा, कब, 1 अप्रैल 2025 को मैंने आपको 1 लाख रुपए का सामान बेचा। अब बताओ यहाँ आप मेरे डेटर हो कितने के, 1 लाख के। ध्यान से सुनना, अच्छा साल भर आपने पैसे नहीं दिए, अब आ गई 31 मार्च, तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट में मैं अपने डेटर को रिपोर्ट करूंगा कि नहीं, कितने पे, 1 लाख पे। कितने पे, बस सुनते जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार और, 1 तारीख को मैंने आपको माल बेचा, 1 अप्रैल को 1 लाख का, तो यू आर माई डेटर कितने रुपए के, 1 लाख रुपए के। साल भर बीत गया आपने पैसा नहीं दिया, 31 मार्च को आप कितने के डेटर हो, 1 लाख के। अभी बताओ, अगर ये 1 लाख बैंक में जमा किए होते, 7% का ही रिटर्न आता, तो 1,07,000 होता ना। लेकिन आपने क्या बताया, डेटर कितने के हैं, 1 लाख के। तो इसको बोलते हैं नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता। अकाउंट का ये डिमेरिट है, पूरे अकाउंट सब्जेक्ट का ही, समझ आया। वहां हम
वहां हम टाइम वैल्यू, इंटरेस्ट वगैरह को कहाँ कंसीडर करते हैं हम लोग? साल भर बीत गया लेकिन डेटर वही 1 ही लाख का है ना, और अभी बैंक से 1 लाख ले लो तो ब्याज पे ब्याज लगाएगा बैंक। समझ आया? तो जब हम ब्याज को कंसीडर नहीं करते तो इसको हम बोलते हैं नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। क्या बोलते हो? ये देखो, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक या ट्रेडिशनल टेक्निक। पुराने जमाने में ऐसे होता था। पुराने जमाने में इंटरेस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता था। समझ आया? तो जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर ना करें तो हम इन दो चीजों पे अपना फैसला ले लेते हैं। अभी समझाता हूँ वो क्या है। और ये देखो क्या लिखा है, डिस्काउंटिंग टेक्निक। क्या लिखा है? अब डिस्काउंटिंग टेक्निक का मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए आप लेके आए हो, तो 1 साल बाद अगर दोगे तो कितने पैसे लेंगे? 1,07,000 लेंगे। ठीक है? क्यों? जो सामान यहाँ 1 लाख में मिलता वही सामान यहाँ 1,07,000 में मिलेगा। इन्फ्लेशन है भाई। ठीक है? तो वैल्यू के बराबर वैल्यू लिया गया है ना। लेकिन अकाउंट में इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है। समझ आया? तो जब हम बोलते हैं नॉन डिस्काउंटिंग या ट्रेडिशनल टेक्निक, तो इसका मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देंगे। किसको इग्नोर कर देंगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब पैसे की कीमत रोज गिर रही है ना, पैसे की कीमत रोज कम हो रही है। ठीक है? तो ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर उतना ही लेके चलो तो नॉन डिस्काउंटिंग, और उसको कंसीडर करो तो क्या हो गया? डिस्काउंटिंग। खैर, अभी जब इस पे आएंगे तब इसकी बात करेंगे। चलो, अभी हम लोग किस पे डिसीजन लेने वाले हैं? ट्रेडिशनल टेक्निक पे। किस पे? पुराने जमाने में क्या होता था, आप ध्यान से सुनो। पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में ऐसे होता था, लोग इस पे फैसले लेते थे, ट्रेडिशनल टेक्निक पे और या नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक पे। क्या क्या है वो दो चीज? ARR और पे बैक पीरियड। क्या क्या बोलो बेटा? ARR क्या है? ऐसे सुन लो, अभी तो पढ़ाने जा ही रहा हूँ डिटेल में। अब देखो, बताओ। देखो बेटा, ARR का मतलब क्या होता है? ARR का मतलब होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, अब देखो ARR क्या होता है। तो ARR का मतलब होता है रिटर्न। ARR का क्या मतलब हो गया? देखो सब लोग सामने देखो, जितना बेटा कंसेप्ट समझ में आएगा उतना इंटरेस्ट आएगा चैप्टर में। ठीक है? कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल पैसे बचाओगे कि नहीं बचाओगे? तो यहीं से तो डिसाइड करोगे कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान है। ठीक है? तो देखो अब यहाँ पे ARR का मतलब क्या हो गया? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हो गया? पुराने जमाने में जब लोग पैसे लगाते थे तो बस वो इतना देखते थे कि हमें कितना रिटर्न आएगा। ठीक है? जैसे बताओ FD कर दें हम लोग, तो FD पे रिटर्न कितना आता है? 5%, 6%। इन्फ्लेशन कितना है? अब बताओ, FD करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। समझ में है? हाँ, लेकिन घर में कैश रखने से तो अच्छा ही है कि वहां पे लगा दो। समझ आया? वो डूबेगा नहीं, पैसा श्योर है उतना मिल ही जाएगा। और मार्केट में लगाओगे मिलेगा 12%। समझ आया सबको? तो अगर खाली आदमी ये देख के इन्वेस्ट कर दे कि 6% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 12% मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है? और दूसरा पे बैक पीरियड। क्या चीज बताओ? पे बैक पीरियड का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना, बताओ। जैसे बताओ बेटा, मैंने कुछ पैसे लगा के ये क्लासेस शुरू करी, तो ये बताओ कुछ दिन क्लासेस चलाने के बाद जो पैसे मैंने लगाए होंगे वो मुझे वापस हो गया होगा ना। तो जितने समय में वापस हो गया, दैट अमाउंट, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज, उसके उसके बाद का टाइम का सारा पैसा बच रहा है, खाली खर्चे निकालने। समझ आया? तो पुराने जमाने में खाली इस पे फैसला होता था। अब धीरे धीरे जब टेक्निक्स और बनाई गई तो अब क्या किया गया, ये देखो ऐसे। तब ये नई नई टेक्निक आई, अब जब पढ़ा जाएगा तो देखा जाए, अभी टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। ठीक है? चलो, तो ये बात हो गई। अब बताओ क्या नाम है चैप्टर का हम लोग के? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या पढ़ने वाले हो बेटा? कहीं भी पैसे लगाने से पहले कैसे फैसला लें कि यहाँ पे पैसे लगाना उचित है या नहीं है ना? कैसे डिसाइड कर लें? तो कुछ हम लोग यहाँ पे टेक्निक सीखेंगे जितना सिलेबस में है, उससे हम सीखेंगे कि पैसे यहाँ पे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। कितने तरह की टेक्निक्स हुई? कौन कौन सी?
ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में कौन कौन सी? ARR और पे बैक पीरियड। ARR का मतलब कितने प्रतिशत रिटर्न आ रहा है, अभी डिटेल में तो पढ़ाने जा ही रहा हूँ, ठीक है। और पे बैक पीरियड का मतलब कितने समय में हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। समझ आया? जैसे किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है, उसको अपना मकान बनवाना है 2 साल बाद, अब 2 साल का टाइम उसके पास है, तो अब वो देखेगा ना कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो 2 साल के अंदर अंदर मेरा पैसा भी वापस कर दे और एक रिटर्न भी आ जाए। तो जो प्रोजेक्ट मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा वहां लगाओ पैसा। समझ आया? तो ये है बेटा हम लोग की ट्रेडिशनल टेक्निक्स। चलो अब इधर देखो दोबारा। देखो अभी मैंने यहाँ पे सर्च किया, जेफ बेजोस का अमेजोन में शेयर है खाली 8 से 9%। कितना है? तो अब बताओ क्या हुआ होगा। पहले वो एक आइडिया लेके आया, फिर वो अपना आइडिया ले जाके, जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वो, मान लो आप लोग इन्वेस्टर हो तो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी पिक्चर कि मेरे पास पैसे लगाओ, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मेरी बातों में थोड़े ना आना है, आप खुद से कैलकुलेट करोगे ना, तब अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करोगे। तो लोगों ने उसका प्रोजेक्ट समझा होगा, समझ के उनके समझ में आया होगा, तब वो पैसे लगाए होंगे। तो हो गया ना, 91% शेयर बेच रखे हैं उसने। तो जिसने पैसे लगाए होंगे उसने इसी चैप्टर का यूज किया होगा। अब बात समझ में आ गई क्या है? तो ये है हम लोग का चैप्टर। आगे बढ़े अब? ठीक है। तो चैप्टर का नाम हुआ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो चलो अब सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ARR। अब हम लोग को क्या है, हम लोग को तो क्वेश्चन में आया होगा कि ARR निकाल लो, नीचे फॉर्मूला लिखा है ARR निकल जाएगा, लेकिन ARR का मतलब क्या हुआ? बाकी सब चीज इग्नोर करके खाली किस पे ध्यान देना है? रिटर्न पे। ठीक है। FD में 6% है, मार्केट में 12% है, तो इस हिसाब से कहाँ डाल देना चाहिए? मार्केट में डाल देना चाहिए। आदमी बस खाली इतना देख रहा है, समझ आया ना? टाइम वाइम कुछ भी नहीं। तो अब देखो यहाँ पे हमने लिखा, सबसे पहला पॉइंट लिखा ARR। ARR, ARR क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब ध्यान से सुनो बेटा, कौन सी चीज पढ़ रहे हो बताओ मुझे? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान से सुनना। देखो बेटा, अब मैंने तुम लोग को न जाने कितनी बार बताया है, रिटर्न का मतलब होता है क्या कमाया डिवाइडेड बाई क्या लगाया। रिटर्न का फॉर्मूला क्या हुआ? क्या कमाया डिवाइडेड बाई। अब ये देखो वही यहां लिखा है, तो देखो कमाते प्रॉफिट हो, बोलो, तो ऊपर क्या लिखा है? प्रॉफिट। खाली प्रॉफिट देखो बस। अब बताओ प्रॉफिट कौन सा करेक्ट है, टैक्स देने के पहले वाला कि टैक्स देने के बाद वाला? तो ये देखो इसीलिए लिखा है, जितना मैं बताऊं उतना देखना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या लिखा है? प्रॉफिट। अब बताओ बेटा, क्या ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं? मान लो किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाए तो 1 साल, मतलब हमारे पास प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो खाली 1 ही साल चले, ऐसा भी होता है ना कई साल चले। तो कई साल चलेगा तो व्यापार में कभी मुनाफा ज्यादा होगा कभी मुनाफा, तो जहां फ्लक्चुएशंस हैं वहां एवरेज निकाल लेना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? तो ये देखो इसीलिए लिखा है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। ये एवरेज वर्ड नहीं होगा जब खाली 1 साल का प्रोजेक्ट होगा, तब कहेगा एवरेज निकालोगे। 2 का एवरेज थोड़े ना निकाल लोगे, 2 और 3 का एवरेज निकाल सकते हो, कम से कम 2 तो चाहिए ही। ठीक है। अब बताओ फिर से, रिटर्न का फॉर्मूला क्या हुआ? क्या कमाया डिवाइडेड बाई। बिजनेस में कमाई क्या होती है? बिजनेस में सैलरी थोड़े ना मिलती है, प्रॉफिट ही तो कमाई है। कौन सा प्रॉफिट? आफ्टर टैक्स। अब बताओ बिजनेस का प्रॉफिट हमेशा कांस्टेंट होता है कि फ्लक्चुएट करता है? जब फ्लक्चुएट करता है बेटा, जहां पे फ्लक्चुएशंस हैं, जहां पे फ्लक्चुएशंस हैं वहां एवरेज निकाल लेना चाहिए। ठीक है। एवरेज, वहां एवरेज निकालोगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? सिग्मा एक्स अपॉन एन पढ़ा था ना। तो सिग्मा का मतलब क्या हुआ? हम प्रॉफिट का एवरेज निकाल रहे हैं, जितने प्रॉफिट हैं P1 P2 ऐसे करके PN, सबको जोड़ के N से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो ये देखो नीचे हमने ये लिखा, ये देखो ये यहाँ आया, ये देखो, प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2 प्रॉफिट 3 प्रॉफिट 4 प्रॉफिट N डिवाइडेड बाई N। जब ये एवरेज आ गया तो उठा के ऊपर लिख लिया। ठीक है। समझ आ रहा है? अब बताओ रिटर्न में ऊपर क्या लिखोगे? क्या कमाया, व्यापारी क्या कमाता है? प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? क्या हर साल एक बराबर होगा? फ्लक्चुएशंस होंगे, तो क्या करना चाहिए? एवरेज निकल लेना चाहिए। तो सारे प्रॉफिट जितने होंगे 2 होंगे। अब तुम लोगों ने पढ़ा है स्टैट्स में, 2 चीजें हैं, A और B का एवरेज हुआ A+B/2, 3 है तो A+B+C/3।
4 हैं तो a+c+d/4, यही तो होता था ना एवरेज। तो ऐसे एवरेज निकाल के ऊपर रख देंगे और नीचे लिखेंगे क्या लगाया। नीचे क्या लिखना है? तो व्यापार में जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं बेटा, वही तो हुआ ना, वही तो हमने लगाया। तो अब ये देखो, यहां पे लिखा जाएगा, चलो यहां पे लिखा जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा बेटा नीचे कितना पैसा हमने लगाया। अब वो भी समझा रहा हूं, बोलो। ऐसे याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, फॉर्मूला रट नहीं पाओगे, ऐसे लॉजिकली बैठ जाएगा दिमाग में। अब मुझे बताओ पहले सब बच्चे ईमानदारी से, न्यूमरेटर समझ में आया? अब आओ डिनोमिनेटर में, ठीक है? ध्यान से सुनो, डिनोमिनेटर स्क्रीन पे देखो। अब देखो बेटा, दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। कितने तरह के? कोई कोई ऐसा होता है एक ही बार पैसा लगाना है, जैसे मकान बना के किराए पे दे दिया, समझ आया? और लीज में लिखवा दिया कि जो टूट फूट होगी वो किराएदार मैनेज करेगा। अब अपनी जेब से 1 रुपए जाना है नहीं, खाली आना है, समझ आया? एक ही बार पैसा लगाओगे ना तो लिखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या लिखोगे? क्योंकि एक बार पैसा लगा ना। और दूसरा, मान लो धीरे धीरे पैसा लगेगा, तब लिखेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्या लिखोगे? एवरेज इन्वेस्टमेंट कहां लिखना है? जहां पीरियोडिकली पैसे लगते जाएंगे वहां पे क्या लिखोगे? एवरेज इन्वेस्टमेंट। और जहां पे वन टाइम पैसा लगेगा वहां क्या लिखोगे? बताओ, इतनी बात समझ में आई सबको? चलो बताओ, चैप्टर का क्या नाम हुआ? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कितने तरह की टेक्निक्स हैं? कौन कौन सी? ट्रेडिशनल में पहली कौन सी है? ARR का फॉर्मूला क्या हुआ? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। या अगर पैसा एक बार लग रहा होगा तो क्या लिखोगे? और अगर पैसे मतलब टुकड़ों में कई बार लग रहे होंगे तब क्या लिखेंगे? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो अब मैं डिनोमिनेटर समझाने जा रहा हूं। न्यूमरेटर तुम लोग को समझ में आ गया है, अब मैं डिनोमिनेटर बता रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, ये चीज ठीक है? देखो, अब मुझे तो ऐसे ही पढ़ाना है जैसे क्वेश्चन लगते हैं। तो देखो यहाँ ऐसे होता है, स्क्रीन पे देखो सब लोग, देखो ये बताओ, सब लोग सामने देखो। किसी ने आज एक JCB मशीन खरीद ली, मान लो 50 लाख रुपए की, 10 साल तक उसको चलना है, ठीक है? 10 साल की उसकी लाइफ है। तो अब बताओ 10 साल बाद किसी भी कीमत पे बिक तो जाएगी ना, कबाड़ी वाला ही ले जाएगा, बिकेगी कि नहीं बिकेगी? लोहा तो होता है ना उसमें। अब बताओ, यहां मान लो ये आखिरी में ऐसे हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं कि 10 लाख रुपए की यहाँ पे बिक गई। कितने की बिक गई? अब बताओ कितने पैसे डाले थे मशीन में, और 10 साल बाद कितने वापस हो गए? देखो, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। समझ है? अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितने पैसे इसमें लगे हैं, तो जो FM नहीं पढ़ता वो बताएगा 50 लाख मशीन में लगे हैं। लेकिन आप देखो, 50 लाख लगे तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन 10वें साल 10 लाख वापस हो गया ना, वापस हो गया। तो 50 नहीं माना जाता, तो 50 और 10 का एवरेज लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? 50 और 10 का एवरेज लिया जाएगा, समझ आया? तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 60 का आधा, 30 लाख। ठीक है बेटा? जब तो ये देखो हमने यहाँ पे लिखा ही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट। कितने का JCB था? 50 लाख का हमारे एग्जाम्पल में, और कितना वापस हो गया आखिरी में? डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम बोलेंगे दिस वाज एवरेज इन्वेस्टमेंट। सबको समझ में? ऑन एन एवरेज कितना पैसा लगा रहा? 30 लाख रुपए लगा रहा। बोलो अब क्लियर हुआ सारा फॉर्मूला? बताओ ARR का फॉर्मूला। ARR का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। या अगर क्वेश्चन में एक इन्वेस्टमेंट दिया होगा तो खाली यही लिख देना, ठीक है? और क्वेश्चन में अगर देगा मशीन इतने की है, बाद में इतने की बिक गई, तो तो क्या लिखेंगे बेटा? तब हम लोग लिखेंगे, तब हम लोग एवरेज क्या क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। बोलो समझ में आया सबको? ये फॉर्मूला है ARR का। चलो अब हम लोग करने वाले हैं इस पे क्वेश्चन।
क्वेश्चन 5 पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन 5A। देखो सामने, हम लोग को निकालना है प्रॉफिट ARR, ये है क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, सपोज अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख। कितने पैसे लगाने हैं बेटा? 10 लाख। अच्छा आगे पढ़ो। yields प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एज फॉलोज। इनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ये होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में कितना पैसा आया। अब कहता है सपोज फर्दर एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के बाद, द प्लांट एंड मशीन ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड फॉर 80,000। जब प्रोजेक्ट लगाया था तो कितने की प्लांट एंड मशीन थी? 10 लाख की। जब प्रोजेक्ट निकल गया तो प्लांट एंड मशीन कितने में बेच दी? 80,000 में। तो ये क्या हो गया? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये वाला कौन सा हो गया? सैलवेज वैल्यू। और ये बीच वाले क्या हो गए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। निकल जाएगा ना ये यार? चलो शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 5A। चलो शुरू करते हैं बेटा। अब लिखिए ARR इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब यहां निकालो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 डिवाइडेड बाय 5। अब ये दिया है बेटा 50, 75, 125, 50,000, 75,000, 1,25,000, 1,30,000, 80,000 divided by 5। 4,60,000 divided by 5। ये आ गया 92,000। उसके बाद निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला हुआ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2।
इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा? 10 लाख। और ये कितना था? 80,000 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? और इसको यहाँ रख दो, अब दोनों रख दो। ये वाला आया था हम लोग को कितना? 92, और ये आया था 540। डिवाइड कर दो। जीरो पॉइंट 170203। देखो, 92,000 डिवाइडेड बाई कितना था? 5,40,000। स्क्रीन पे देखो कितना आया? 17। ठीक है, अब इधर देखो, सीखो सब लोग। डेसिमल के बाद 3 डिजिट कंसीडर करनी है। कितनी? तो कितना हुआ? 0.170, या 4 ले लो मान लो, तो 1703। लेकिन पांचवें से चौथे को राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो गया? 0.17404। ठीक है, तो 17.4%, 04%। तो ये हुआ 17.04%। 0 पॉइंट इतना, या 17.04%। चलो आगे बढ़ो बेटा। अब दूसरा लिखिए। कंसेप्ट नंबर 4। हाँ, अब बताओ आंसर कितना है? ठीक है, अब रुक जाओ यहीं पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, सामने देखो। अगर इस प्रोजेक्ट में पैसे डाले तो कितना कितना रिटर्न आएगा? हर हर 100 रुपए पे 170 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अगर 17 कमाना चाहते हो तो डालो, और ज्यादा चाहिए तो दूसरा प्रोजेक्ट तलाशो। समझ आया? इसका मतलब ये हुआ। चलो अब आगे लिखो। कंसेप्ट कौन सा होगा? 4। ठीक है, इसका नाम है बेटा पे बैक पीरियड। इसका नाम है पे बैक पीरियड। या इसी को बोलते हैं कैपिटल रिकवरी पीरियड। इसमें लिखिए पे बैक पीरियड is the time period up to which our initial investment is fully recovered. Decision on the basis of payback period. Lower the better. लिखेंगे बेटा लोअर द बेटर। तीसरा लिखो
there may be two types of project. पहला, projects having equal cash flow. दूसरा है बेटा प्रोजेक्ट हैविंग अनइक्वल कैश फ्लो. Project having equal cash flows, project having unequal cash flows. पॉइंट 4 में लिखिए, पे बैक पीरियड of project having equal cash flows. देखिए, पे बैक पीरियड इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट divided by annual cash inflows. Annual cash inflows. पॉइंट 5 में लिखिए, पे बैक पीरियड of projects having unequal cash flows फॉर्मूला होगा पे बैक पीरियड इक्वल्स टू कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग अमाउंट divided by available amount. चलो अब ये देखो, पे बैक पीरियड क्या है. कॉपी हो गया सबका? चलो अब स्क्रीन पे देखो बेटा, टॉपिक का नाम है पे बैक पीरियड. ठीक है, देखो पे बैक पीरियड, जितना पैसे हमने लगाया था कितने दिन में वापस हो जाएगा, पे बैक हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, पे बैक पीरियड. या इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिकवरी पीरियड. अब अकाउंट्स में क्या पढ़ते हो, कैपिटल का मतलब जितने पैसे लगा के व्यापारी व्यापार शुरू करता है वही क्या हो गया, कैपिटल. तो कैपिटल की रिकवरी कितने दिन में हो जाएगी, उसी को बोलते हैं पे बैक पीरियड. बताओ समझ में आया? अच्छा अब ये देखो बेटा, तो यही मैंने लिखवाया, पे बैक पीरियड इज द टाइम पीरियड अप टू विच और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज फुल्ली रिकवर्ड. हमने जो शुरुआत में पैसा लगाया था वो कितने दिन में रिकवर हो जाएगा, उसी को बोलते हैं पे बैक पीरियड. अब बताओ, मान लो 10 लाख रुपए आपके पास लगाने के लिए है. दो बिजनेस है, एक ए और एक बी. यहाँ 3 साल में पैसा वापस हो जाएगा, यहाँ 2 साल में. तो कहाँ पैसा लगाना चाहिए, जहां पे बैक पीरियड कम हो ना.
जितना कम होगा उतनी जल्दी पैसा वापस आ गया ना, ठीक है। तो ये पे बैक पीरियड होता है। तो इसका रूल क्या है? लोअर द बेटर। क्या रूल हुआ? अगला बताओ। 10 लाख रुपए आपने कहीं लगाया, एक जगह 10% का इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है, एक जगह 17% का, कहाँ लगाओगे? तो ये है ARR। ARR का रूल क्या था? हायर द बेटर। ARR का रूल क्या था? हायर, जितना बड़ी, जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है। और इसका रूल क्या है? जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ये देखो यहाँ लिखा, ये समझे? लोअर द बेटर, ये इसका रूल है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ। अब देखो, दो तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, स्क्रीन पे देखो। दो तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। एक जिससे हमेशा एक बराबर पैसा मिले, कैसा पैसा मिले हमेशा। और दूसरा है कि जिसमें अलग अलग पैसा मिले। मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं ऐसा प्रोजेक्ट। तो ये देखो, वही मैंने लिखा है। एक प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिसमें इक्वल कैश फ्लो होगा। कैसा कैश फ्लो होगा बेटा? इक्वल कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ? हमेशा हमें पैसे कैसे मिलेंगे? एक बराबर, एक बराबर पैसे मिलेंगे। और दूसरा हुआ जिसमें हमें एक बराबर पैसे नहीं मिलेंगे। पहले दोनों समझा दूं फिर आगे बढ़ते हैं। अब पहले वाले पे आओ, जिसमें पैसे हमें एक बराबर मिलेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ बताओ? सब लोग सामने देखो। देखो, होता नहीं, कोई मॉल बन रहा होता है, कहते हैं इसमें शॉप खरीद लीजिए, इतने साल की लीज गारंटी दे रहे हैं। तो शॉप मान लो 5 करोड़ की पड़ी, तो एक ही बार तो लगना है 5 करोड़। फिर लीज करवाएगा तो लीज का किराया निश्चित है कि नहीं? लीज वाला जो किराया होता है ब्रांड्स का, 3-3 साल में बढ़ता है। तो 3 साल तक तो निश्चित है कि कितना पैसा आएगा, समझ आया? तो निश्चित है, तो वो क्या हो गया? प्रोजेक्ट हैविंग इक्वल कैश इनफ्लो। समझ में आया? अगला बेटा, दूसरा, कहीं और पैसे डाल दो किसी इन्वेस्टमेंट में। मतलब किसी की फ्रेंचाइजी ले ली। अब बताओ, फ्रेंचाइजी में कितनी सेल होगी, निश्चित है क्या? किसी भी फ्रेंचाइजी में हर महीने कितनी सेल होगी, क्या ये पहले से सर्टेन है तो बिजनेस ही, तो फ्लक्चुएट करेगा ना। तो वो क्या है? प्रोजेक्ट हैविंग अनइक्वल कैश फ्लो। आई बात समझ में? अच्छा बताओ, कौन सा ज्यादा होता होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कैसे अपना आंसर निकालेंगे? इसमें हम लोग कैसे अपना आंसर निकालेंगे? तो बेटा ये देखो, बहुत इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पढ़ो जरा, अभी लिखवा रहा हूँ, बस ऐसे देख लो। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है, A even cash flow company C is planning to undertake a project requiring initial investment of 105 million। कोई कंपनी है, कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रही है? 105 मिलियन का। अच्छा, इसके बाद होगा क्या? द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 25 मिलियन पर ईयर। हर साल कितने पैसे देगा? सामने देखो एक बार, कितने पैसे डाले? 105 मिलियन। हर साल कितना मिल रहा है? 25 मिलियन। तो इसका मतलब 4 साल में पैसा वापस। ठीक है। तो यही जो 4.2 आया, यही क्या है? पे बैक पीरियड। क्या है बेटा ये? चाहे इसको लिखो 4.2 ईयर्स या 4 ईयर्स और 0.2। 0.2 का मतलब 1/5। 0.2 का मतलब 1/5 का मतलब 12 को 5 से डिवाइड कर दो, तो ये होगा 2 महीना 4 दिन। तो 4 साल 2 महीना और 4 दिन में पैसे वापस। ठीक है। चलो, अब देखो यही फॉर्मूला लिखा, बताओ हमने कैसे निकाला? 105 को 25 से डिवाइड किया ना। 105 क्या था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और 25 क्या था? एनुअल कैश इनफ्लो। चलो क्वेश्चन लिखो। पुरानी वाली बुक में बेटा 11A है क्वेश्चन, नई वाली में क्वेश्चन 2 है 1। अभी एक क्वेश्चन इसमें और ऐड होना। तो लिखो यहाँ पे बैक पीरियड हो जाएगा 105 मिलियन डिवाइडेड बाय $25 मिलियन।
4.20 ईयर। $4.20 बताओ, आया समझ में? अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। आप जहां पैसे लगा रहे हो, सब लोग सामने देखो बेटा। आप जहां पैसे लगा रहे हो, अगर आपके पास 4 साल का टाइम है तब तो पैसे लगाओ। मान लो स्पेयर में पैसे पड़े हुए हैं, 4 साल का टाइम है तो लगाओ। 4 साल का टाइम नहीं है तो इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा पाएंगे ना। या दूसरा कि कंपनी जो पैसे इसमें डाल रही है कितने दिन में उनको वापस हो जाएगा? 4.2 ईयर्स में उनको वापस हो जाएगा। आगे बढ़े? चलो अब दूसरा। अब दूसरे वाले पे क्वेश्चन है नहीं, मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ। लिखो एग्जांपल नंबर, एग्जांपल लिखिए। कैलकुलेट पे बैक पीरियड। कैलकुलेट पे बैक पीरियड। चलो अब ये देखो पे बैक पीरियड क्या है। सब लोग अब स्क्रीन पे देखो, बताओ। ये इधर देखो, बताओ। एक पढ़ा था आपने होल नंबर मैथ्स में, कौन सा नंबर? किससे शुरू होता था? जीरो से, फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब ध्यान से सुनो, हम लोग के एफएम में ये कैसे काम करता है? जब लिखा हो 0 ईयर, कौन सा ईयर, तो इसका मतलब टुडे। ठीक है? जीरो का मतलब, अरे आज पैसा लगाओगे तब ना 1 साल बाद कमाओगे। तो 0 ईयर जब भी लिखा होगा पूरे एफएम में, तो जीरो का मतलब आज पैसे लगा रहे हैं। अब जब लगाएंगे 1 साल वेट करेंगे तो 1 साल बाद कुछ रिटर्न आएगा ना। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे ईयर में जीरो लिखने वाला हूँ। लिखो ईयर, और नीचे लिखो कैश फ्लो। ईयर में लिखा 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है? यहाँ लिखा 100 20 40 30 20 एंड 70। हो गया सबका? अब स्क्रीन पे देखो, पढ़ो ये क्या लिखा है। कैश फ्लो। क्या बेटा, स्क्रीन पे देखो सब लोग, कैश फ्लो लिखा है। ये बताओ, इनके सामने कोई साइन नहीं लगा है तो तुम लोग को क्या लगता है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव का मतलब इनफ्लो कि आउटफ्लो? अच्छा, माइनस लगा दे तो? समझ आया? क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, जीरो का मतलब आज, 100 माइनस में है तो 100 लगाया। ठीक है? और फिर वो जो पॉजिटिव वाले हैं वो मिला, लिखा होगा कैश फ्लो। ये कभी कभी इनफ्लो, नेगेटिव इनफ्लो इज आउटफ्लो ना। चलो अब इसमें निकालते हैं, मैं निकाल रहा हूं, तुम लोग देखो बस। चलो लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ठीक है? चलो सॉल्यूशन अभी कराते हैं। अब 2 मिनट जरा इधर देख लो, लगा के दिखा देता हूँ बिना उसके, फिर बताऊंगा कैसे काम करोगे। चलो स्क्रीन पे देखो, अब कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसे निकल जाएगा। 2 मिनट देखो मेरी तरफ, लिखना बंद करो सब लोग।
अब जो यहाँ बताएंगे अभी उसी को फॉर्मूला बना देंगे बस। बताओ कितने पैसे लगाए? 100 रुपए। पहले साल कितना मिला? फिर तो 60। 2 साल में कितना हुआ? 60 और 30 90। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। और 90 और 20 110 ना। तो तीसरे से चौथे साल के बीच में पैसा वापस हुआ है। ठीक है, अब देखो ऐसे आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आने वाला है 3 पॉइंट समथिंग ईयर्स। ठीक है, तो ये जो 3 है इसको हमने लिखा है कंप्लीटेड ईयर, 3 साल तो पूरे हैं ना। और जो डेसिमल में आएगा वो क्या है? वो फ्रैक्शन है, वो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। फिर से देखो कितने पैसे लगाए बताओ। ऐसे फॉर्मूला बना लेना, ठीक है। कितने पैसे लगाए? 100 रुपए। पहले साल कितना मिला? फिर 40, फिर 30। तो 40 और 20 60 और 30 90। और यहाँ आने पे 110 हो जा रहा है, तो इसका मतलब तीसरे से चौथे साल के बीच में पैसा वापस मिला। तो अब इसका आंसर आने वाला है 3 पॉइंट समथिंग। अब ये मैं पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ ऐसे ढूंढेंगे। अब बताओ तीसरे साल तक कितना पैसा मिल गया, जल्दी से बताओ। तीसरे साल तक कितना मिल गया? 90 में कितना बचा? 10 बचा ना। अच्छा, और बताओ फिर से एक बार देखो कितने पैसे लगाए थे? 100 रुपए। 3 साल में कितना मिल गया? तो जो अब मिलेगा वो कब मिलेगा? चौथे साल ना। कब मिलेगा? अच्छा, अब बताओ चौथे साल कितना पैसा कमाए हो? 20 रुपए। चौथे साल कितना कमाया? 20 रुपए एक साल में, तो 1 रुपया 1/20। 1 रुपए। और 10 ही रुपए तो बचे हैं। तो 1/20 × 10, मतलब 6 महीने में, मतलब आधा साल ना। तो 3.5 साल में पैसा वापस। फिर से बता रहा हूँ, सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं। कितने पैसे लगाए थे? 100 रुपए। 3 साल में कितने मिल गए? कितना बचा? वो 10 कब मिलेगा? अब तो चौथे पे दिमाग लगाना है ना। अब बताओ चौथे साल कितना कमाए हो? 20 रुपए कमाए हो एक साल में। तो 1 रुपए कमाओगे 1/20 साल में। तो 10 रुपए कितने दिन में कमाओगे? 1/20 × 10। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 1/2 आएगा, आधा साल। चाहे आधा साल, चाहे 0.5, चाहे 6 महीना, कुछ भी लिखो। तो आंसर कितना हुआ? 3.5। है समझ में? अब इसी को सिस्टमेटिकली कैसे करोगे एग्जाम में वो बताने जा रहे हैं। लिखिए नीचे आंसर। लिखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ईयर, 0 छोड़ के। 1 2 3 4, कितना है? 5। फिर हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो में लिखो। कैश फ्लो है हम लोगों का 20, 40, 30, 20 एंड 70। डन। अब स्क्रीन पे देखो, स्टैट्स में एक पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, 1 2 3। इधर देखो, फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती थी, सिंपल फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद आ रहा है? क्यूमुलेटिव दो टाइप की, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। तो मैं क्यूमुलेटिव में लेस देन टाइप की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो, तो फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 है, तो क्यूमुलेटिव कैसे निकालते थे? 1 1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे निकालते थे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो वही मैं अब यहाँ निकाले जा रहा हूँ। कैश फ्लो के बाद मैं लिखने वाला हूँ क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। देखो सब बच्चे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो 20 20 + 40 + 30, 20 + 40 + 30 + 20, 20 + 40 + 30
प्लस 20 प्लस 70। पहला क्वेश्चन है तो ऐसे लिखा है, वरना जोड़ जोड़ के लिख देंगे सीधा। अब ये आ गया 20, 60, 90, 110, 100 एंड ये कितना आ जाएगा 80। डन बेटा। अब एक मिनट स्क्रीन पे देख लो, बस हो गया। सब बच्चे सामने देखो। अब ये बताओ इसका क्या मतलब हुआ। स्क्रीन पे देखो। पहले साल 20 रुपए कमाए, क्या मतलब हुआ? पहले साल 20 रुपए कमाए। अब इसका मतलब देखो, देखो दूसरे साल 40 कमाए अगर ये देखें तो, और ये देखें तो पहले दूसरे साल मिला के 60 रुपए कमाए। ऐड हो गया ना? पहला दूसरा तीसरा मिला के कितने कमाए? और पहला दूसरे तीसरे चौथे में 110। और भाई लगाए तो 100 ही हैं, तो इसी के बीच में होगा ना कहीं, इसके बीच में होगा। तो कंप्लीटेड ईयर कौन सा हुआ? थर्ड। अब नीचे लिखो फॉर्मूला। पे बैक पीरियड बराबर कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय अवेलेबल अमाउंट। अभी ये फिर आएगा बेटा, तो इसलिए ध्यान से समझो। कॉपी हो गया? फॉर्मूला हो गया? अब मेरी तरफ देखो, पढ़ो ये क्या लिखा है। ये क्या लिखा है? समझ आए? अभी फिर आने वाला है, इसलिए ढंग से समझ लेना। अभी तो पढ़ना है ना मॉडर्न टेक्निक्स। चलो अब यहाँ बताओ, कंप्लीटेड ईयर कैसे पता चलेगा? ऐसे कितने पैसे लगाए? 100 रुपए। तो हर साल एक बराबर तो पैसा मिल नहीं रहा है, तो बीच में कहीं जाके फंसेगा ना ऐसे। उसके पहले वाला कौन सा हो गया? कंप्लीटेड ईयर। तो कंप्लीटेड ईयर कौन सा हुआ? थर्ड ईयर। तो यहाँ लिखा 3 प्लस 3 प्लस। अब उसी से फॉर्मूला बना दिया है। अब बताओ 3 साल तक कितने पैसे कमाए, देख के बताओ। 90। कितना बचा? वो कब कमाओगे? चौथे साल। स्क्रीन पे देखो और बताओ चौथे साल कितने पैसे कमाए थे? 20 रुपए। तो 20 रुपए कमाए एक साल में, तो 1 रुपए कमाएंगे 1/20। तो 10 रुपए कमाएंगे 1/20 × 10। रुक जाना यहीं पे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10/20? लिख सकते हैं? अब स्क्रीन पे देखो, 10/20। 10 क्या था? रिमेनिंग अमाउंट। 90 तो मिल ही गया, 10 ही तो बचा था। और 20 क्या है? अवेलेबल अमाउंट। चौथे साल कमाए कितना हो? 20 ही तो कमाए हो। समझ आए? या इसको और वैसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, 100 - 90 रिमेनिंग अमाउंट। अभी आ गया 3.5 ईयर्स। तो इसका मतलब 3.5 ईयर में इनके पैसे वापस। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अच्छा अब बताओ पे बैक पीरियड से क्या पता चलता है? स्क्रीन पे देखो, बताओ पे बैक पीरियड से क्या पता चलता है? ARR से क्या पता चला? हमारे 100 रुपए पे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, वही तो हुआ ना ARR। और इससे क्या पता चलेगा? जितने पैसे हमने डाले वो कितने दिन में वापस हो जाएंगे। ठीक है, और किसी एक चीज पे फैसला नहीं लेना है। देखते जाओ मेरी तरफ, देखो सब बच्चे इधर देखो। 100 रुपए हम लगा रहे हैं। हमारे पास एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है। ध्यान से देखना, दोनों में 5 साल तक पैसा लगना है। अब यहाँ पैसे आ रहे हैं फर्स्ट ईयर 50, फिर 50, फिर 10, फिर 5 + 2। यहाँ पे आ गया 2। यहाँ मान लो 25, 25,
1000, 3000 और 10,000 मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसकी कमी बता रहा हूं। कमी क्या है देखो, इसकी कमी क्या है, कितने पैसे लगाए थे। अब वैसे देखो तो इसमें 2 साल में वापस, तो इसमें पैसा डालना चाहिए, लेकिन पैसे इसमें ज्यादा मिल रहे हैं। 5वें साल तो 10,000 मिल रहा है। समझ आया? तो अकेले पे बैक पीरियड पे फैसला नहीं लिया जाता। बैठा दिमाग में? तो इसका ड्रॉबैक क्या है, ये कैश फ्लो को इग्नोर कर देता है। किसको इग्नोर करता है? वो बस ये देखता है कितनी जल्दी पैसा वापस हो गया। चलो, शुरुआत में इनका रिटर्न खराब था, आखिरी में मल्टीप्ली मतलब इसका 10 गुना मिल रहा है ना, 100 गुना मिल गया। उसको तो छोड़ ही दे रहा है ना वो तो कहेगा इसी में पैसा डालो, इसलिए खाली इस पे फैसला नहीं लिया जाता। इतनी सारी टेक्निक आप लोग पढ़ते हो। आई बात समझ? चलो अगला लिखो। अब इधर देख लो क्या क्या पढ़ लिया। अब हो गया पहला, दूसरा, अब इस पे आ रहे हैं मॉडर्न टेक्निक्स में। लिखो कंसेप्ट नंबर कौन सा होगा हम लोग का? 5। कंसेप्ट नंबर 5। चलो, अब इसमें पढ़ेंगे बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम लोग बोलेंगे एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम लोग बोलेंगे एनपीवी। बताएं? चलो अब लिखो जरा। लिखिए, ये पहला पॉइंट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू लिखो आगे बेटा। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, accept the proposal. If NPV is negative, reject the proposal. If NPV is 0, accept or reject. पहले इतना लिखो तो आगे बताए। ठीक है, चलो अब मेरी तरफ देखो। अब बेटा जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक इसकी जरूरत पड़ेगी, तब तक, इसलिए एकदम ध्यान से सुनना। लो,
लिख लिया सबने? स्क्रीन पे देखो। अब ये बताओ कौन सी टेक्निक पढ़ने जा रहे हो? इधर देखो, मॉडर्न टेक्निक। ठीक है, तो मॉडर्न टेक्निक में हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्काउंट करने वाले हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट का क्या मतलब है बाकी सब मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो यहाँ समझिए, पहले अभी डिस्काउंट नहीं बता रहे हैं, बस ऐसे सुन लो। बताओ ये क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और ये क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश बेटा आउटफ्लो। ठीक है, अब ये बताओ इनफ्लो का मतलब क्या हुआ? स्क्रीन पे देखो, क्या कमाया? बोलो। आउटफ्लो का मतलब क्या लगाया? अब बताओ, मान लो 100 रुपए कमाए, 80 लगाए थे, तो 20 पॉजिटिव आएगा ना? तो ये देखो, अगर ये पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट द प्रपोजल। पॉजिटिव का मतलब फायदा ना। दूसरा, अगर अगर हमने यहाँ पे बेटा 80 कमाए और 100 लगाए थे, तो अब ये आंसर माइनस में आएगा ना? बताओ, अगर 80 कमाया और 100 लगाया था, तो 80 में से 100 माइनस करोगे, आंसर माइनस में आएगा। माइनस में आया तो क्या करेंगे? एनपीवी इज नेगेटिव, रिजेक्ट द प्रपोजल। अगला, 100 लगाए और 100 कमाए, तो अब ये जीरो आएगा, जितना लगाया वही मिला। तो यहाँ पे एनपीवी अगर जीरो है तो लिखा बुक में ये जाता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। क्या लिखा जाता है? लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे? ऑलवेज रिजेक्ट। जब उतना ही लगा के उतना ही मिलना है तो पैसा फंसाना क्यों? कहीं और लगाओ ना उसको। लेकिन एग्जाम में ये लिख के आना एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, अब बताओ, तो एनपीवी का फॉर्मूला क्या हुआ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से क्या माइनस करेंगे? अभी ये नहीं पढ़ा है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं। कैश इनफ्लो में से क्या माइनस किया? कैश आउटफ्लो। यही हमेशा करना है, आउटफ्लो में से इनफ्लो नहीं माइनस करना है। किस में से किसको माइनस करना है? हम पॉजिटिव सोच रहे हैं कि हमें इनफ्लो ज्यादा आएगा। समझ आया? तो अगर ये आंसर पॉजिटिव आएगा तो वी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल, नेगेटिव आया तो रिजेक्ट द प्रपोजल। और अगर जीरो आया तो एग्जाम में क्या लिख के आओगे? एक्सेप्ट और रिजेक्ट। लेकिन अपना पैसा लगाना हो तो ऑलवेज रिजेक्ट। जब 1 रुपया मिलना नहीं है तो उसमें लगाना काहे के लिए पैसा? कहीं और लगाओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो गई। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब मैंने कितना समझाया, ध्यान से सुनना है मेरी बात। देखो बेटा, अब हम लोगों ने खाली इतना समझा, ये नीचे वाला। अब ये समझाने जा रहे हैं, अब इसके बारे में सुनो। स्क्रीन पे देखो, देखो ये बताओ बेटा, सब लोग स्क्रीन पे देखो। 7% के आसपास का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज आज 100 रुपए में आएगी, 1 साल के बाद उसी को खरीदने के लिए 107 रुपए चाहिए होगा। चाहिए होगा ना? 107 रुपए चाहिए होगा। टैक्स पढ़ रहे हो ना तुम लोग, सब लोग? अच्छा देखो, इनकम टैक्स में स्क्रीन पे देखो, कैपिटल गेन में पढ़ते हो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। इंडेक्सेशन करते हो? अब इंडेक्सेशन ये देखो कब से शुरू होता है? 2001-2 से। अब है, पहले 1980 से था। कब आजाद हुआ हिंदुस्तान? 40 से। सब बैलेंस होते होते 1980 में माना इन लोगों ने कि बैलेंस है, तो पहले 1980 को 100 लेते थे बेस ईयर। फिर वो बहुत पुराना हो गया था तो अभी ये हो गया। अभी सबके समझ में आएगा, सुनते जाओ। देखो, ये है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। क्या है भैया? कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट छोड़ो, इंडेक्स छोड़ो, बीच में क्या वर्ड है? इन्फ्लेशन। सबकी समझ में आता है? ठीक है, अब ये इनकम टैक्स वाले निकाल के देते हैं। क्या कहते हैं? 2001-2 में जो चीज 100 रुपए में आती थी, कितने में? ये देखो, आज उसी चीज को खरीदने के लिए 376 रुपए चाहिए। समझ आया? अब यहां देखो, इसका मतलब ये हुआ कि 2001-2 में जो चीज हमें 100 रुपए में मिल जाती थी, उसी चीज को आज हमें 2025
25-26 में उसको खरीदने के लिए हमें चाहिए 376 रुपए। तो बताओ महंगाई हो गई कि नहीं? अब समझो इसका मतलब क्या है। अब मान लो हम यहाँ आके सोचें, यहाँ, ठीक है, तो देखो 25-26 का 376 रुपए यहाँ के 100 रुपए के बराबर है, और यहाँ का 100 रुपए यहाँ के 376 रुपए के बराबर है, ठीक है ना? तो इसकी ये फ्यूचर वैल्यू है। क्या है बेटा? इसकी ये क्या है? फ्यूचर वैल्यू। और इसकी ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। अगर हम यहां सोच रहे हैं, खड़े हैं, तो समझ आया? फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? टुमारोज वर्थ ऑफ टुडेज मनी। क्या बोला मैंने? समझ आया? और इसी का उल्टा हो गया, प्रेजेंट वैल्यू टुडेज वर्थ ऑफ, ठीक है, कल के पैसे की आज की कीमत क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। आज के पैसे की कल की कीमत फ्यूचर वैल्यू। बोलो, बात समझ में आई? अब यहां देखो स्क्रीन पे, देखो अब ये क्या चीज है? देखो इधर, अब आपने पढ़ा था उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके एक चैप्टर होता है मैथ्स में, उसमें आप पढ़ते हो एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अब उसकी जरूरत पड़ेगी, उसमें से हम बता रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने पढ़ा था अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, ये जो अमाउंट होता है इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलोगे? और जो प्रिंसिपल है इसी को क्या बोलेंगे बेटा? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, नीचे लिखो, इसी में पॉइंट थर्ड में हो, लिखो इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट अपॉन 100 टू द पावर n। n की जगह लिख दो टाइम पीरियड। और a इक्वल्स टू p इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। और फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। और फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i⁻n। 1 + i⁻n, where I इक्वल्स टू r/100। अब इसी में लिखिए पॉइंट 4 में, लिखो सिंस a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 + i⁻n, p इक्वल्स टू a/1 + i⁻n। और p इक्वल्स टू a इंटू 1/1 + i⁻n। और p इक्वल्स टू a इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर n ईयर at r% rate of interest।
लास्ट में P बराबर A और ब्रैकेट में लिखना PNI। ठीक है, कॉपी हो गया सबका? अच्छा, अब 2 मिनट सुनो, अब इसको नहीं बताएंगे, ये अगली क्लास से हम लोग करेंगे। अब एक दो चीज और बतानी है, वो सुन लो फिर आगे बढ़े। यहाँ तक बताओ, जितना बताया वो समझ में आया कि नहीं? अब ये मेन चीज है, कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू होगा, तो अगली क्लास में बिल्कुल जीरो से बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं भी पढ़ा है तो भी समझ में आएगा, बस कैलकुलेटर लेके आना, ठीक है? अच्छा, अब ये जरा 2 मिनट सुन लो। बताओ चैप्टर का नाम हम लोग का क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कहीं भी पैसे लगाने से पहले कैसे डिसाइड किया जाए कि पैसे यहाँ लगाएं या न लगाएं, ठीक है? तो इसका मतलब स्क्रीन पे देखो, जैसे मान लो हम एक फ्रेंचाइजी लें, तो फ्रेंचाइजी में भी तो पैसा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा, और फ्रेंचाइजी वाले कोई बताते नहीं, वो बेवकूफ बनाते हैं। देखो आजकल ईवी वाला खूब चल रहा है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ लिख दूं ईवी चार्जिंग स्टेशन फ्रेंचाइज, अब देखोगे तो दुनिया भर का बाकी सब डिटेल आएगी कि 10 लाख लगेगा, 1 करोड़ लगेगा। ये देखो आ गया ना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए? 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक। अब यहाँ बता दिया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन 15 से 30%। 15 और 30% के बीच में 15 का गैप होता है, और रिटर्न में 1% बहुत होता है, आधा परसेंट। बेवकूफ बनाने वाली सब बात है, ठीक है? फिर आगे देखो, यहाँ क्या बता दिया? प्रॉफिट मार्जिन 3 to 5 year ROI, ये सब लिख दिया ना ऐसे। तो अब इनके डेटा पे नहीं जाना है, वो डेटा कैलकुलेट करके, पैसे तो अपने लग रहे हैं ना, कोई अपने बारे में बुरा बोलता है? तो इसने भी अच्छा ही लिखा होगा, समझ आया? तो वो एक एक चीज हम लोग को कैलकुलेट करनी है। तो क्या क्या कैलकुलेट करोगे? जो जो आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा बताओ? पहला ARR। ARR से क्या पता चलेगा कितने परसेंट रिटर्न है? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि इन्होंने फ्रेंचाइजी बांटी होगी, दो चार इन्वेस्टर का पकड़ लो कि पिछले 2-3 साल में तुमने कितना कमाया है, तो 3 साल का एवरेज निकाल लेंगे, न्यूमरेटर में रख देंगे। बोलो, जितने की मशीन लगी वो हो गया इनिशियल कॉस्ट, फिर जब मशीन खराब हो जाएगी तो जितने में बिक जाएगी वो क्या हो गया? सैल्वेज वैल्यू। दोनों जोड़ के नीचे रख दिया तो ARR मिल गया, समझ आया? अब वो जो रिटर्न होगा, इन पे नहीं जाना, ये तो कह रहे हैं 3 साल में पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है? अब वो जो रिटर्न आएगा, रिटर्न पे डिपेंड करेगा ना पैसा कितने दिन में वापस होगा। फिर क्या निकाल लो? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कम होना चाहिए और ARR ज्यादा होना चाहिए। और फिर अब वही, कोई एक पर्याप्त नहीं है। अब तीसरा हम लोग क्या निकालेंगे? एनपीवी, जो अब पढ़ना है। एनपीवी से क्या पता चलेगा कि फायदा होगा कि नुकसान होगा? एक उससे तो रिटर्न आया ना बेटा, समझ आया? फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो फायदा नुकसान कैसे पता चलेगा? एनपीवी से। और एनपीवी भी पर्याप्त नहीं है, फिर पढ़ोगे पीआई, फिर एक दो चीजें और। सब चीजें जब फेवरेबल होंगी तब उसमें पैसे डालने हैं, नहीं तो नहीं डालने। समझ आया सबको? सब चीज जब हो, अब ये लोग तो ऐसे कुछ चीजें बताएंगे। अब कहीं भी आप सर्च करोगे ना, तो यही सब बताते हैं कि आपको इतना पैसा लगाना है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो लेकिन हम लोग ये सब चीजें निकालेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कहाँ हमारे लिए बढ़िया है। चलो अब आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ये सब रिवाइज करके आना बेटा।